हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट यूपीएससी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इट्स मीन राष्ट्रवाद। एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो राष्ट्रवाद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एम्पायर और नेशन में डिफरेंस होता है। अगर हम पहले बात करते हैं तो ऐसा नहीं था कि पहले कुछ ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था कि जहाँ कोई राजा हो, प्रजा हो, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जो एक नेशन की बात आती है वो चीज़ें नहीं थी। थोड़ी डिफरेंस है हमारे नेशन में और एम्पायर में। तो इसी नेशन से एक फीलिंग निकल कर आई, नेशनलिज्म, यानी कि नेशन बनाने की फीलिंग, एक राष्ट्र बनाने की जो फीलिंग होती है उसी फीलिंग को हम कहते हैं नेशनलिज्म। और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये यूरोप में कैसे राइज हुई, क्या इसका इम्पोर्टेंस था, इसको समझने के लिए हमको ये एनसीईआरटी के क्लास 10th का ये चैप्टर 1 समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर है, इस पिक्चर का एक अपना इम्पोर्टेंस है। ये पिक्चर जो है आपकी बुक्स में, जो आप बुक्स खरीदते हैं एनसीईआरटी की, उसमें इतनी क्लियर नहीं होती है, तो क्योंकि ये पीडीएफ है तो इसमें काफ़ी क्लियर है। खैर, आगे शुरू करते हैं। ये पिक्चर है क्या, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है इन 1848 फेडरिक सोरियू ए फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मैप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। यानी कि 1848 में फेडरिक सोरियू, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने 4 यानी कि 4 भागों की एक प्रिंट को, एक ड्राइंग को तैयार किया। ये एक उसकी ड्रीम था। ड्रीम का मतलब कैसे था, उसका सोचना था। वो ऐसा सोचता था अपने बारे में कि क्या सोचता था, जो एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होता है, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक किस तरीके का होना चाहिए, उसका एक अपना ड्रीम था वर्ल्ड के बारे में, कि एक वर्ल्ड है हमारा, पूरा विश्व है जिसके अंदर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक नेशंस हैं। उसके बारे में इसने एक ड्रीम सोचा। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता है, लोगों का, गणतांत्रिक, सोशल मतलब सामाजिक, रेयर, रिपब्लिक। आगे हम बात करते हैं इस फिगर की। अगर बात करते हो तो फिगर क्या शो करता है, इस फिगर शो कर रहा है यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, मैन एंड वुमेन। ये सब अलग अलग एजेस के हैं, अलग अलग सोशल क्लास के हैं। ये मार्च कर रहे हैं। कहाँ मार्च कर रहे हैं, ये जो स्टेचू है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास से सभी लोग पास होते हुए जा रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये पीपल हैं यूरोप और अमेरिका के, पर्टिकुलर किसी नेशन के अभी नहीं है। ये सभी लोगों को इसने बताया कि यूरोप और अमेरिका के अलग अलग नेशंस के लोग जो हैं ये मार्च करते हुए जा रहे हैं। एज यू कुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। उन्होंने, आपको ध्यान होगा, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब हमारी आज़ादी, स्वतंत्रता। आपको याद होगा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी तो उन्होंने लिबर्टी को एक फ़ीमेल फिगर से इंट्रोड्यूस किया था, जैसे हम अपने यहाँ समझते, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम अपने यहाँ किसको आज़ादी का मतलब समझते, भारत माँ को, भारत माता को, सेम वैसे ही एक फ़ीमेल फिगर को फ्रेंच में समझा गया लिबर्टी के रूप में। और यही फीमेल फिगर यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज, आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके एक हाथ में एनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट की एक टॉर्च है, सामाजिक चेतना की, लोगों को जगाने की एक टॉर्च है उसके हाथ में। और दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, लोगों के जो अधिकार हैं, जो लोगों के पास कानून होने चाहिए, जो लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, उसके बारे में एक चार्टर है, एक बुक है, एक समझ सकते एक पत्र है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि लोगों को क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़, उससे भी ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ पे ग्राउंड पर देखें तो बहुत सारे टूटे फूटे चीज़ पड़े हुए हैं। ये आखिर में क्या हुए हैं, ये हैं एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, निरंकुश। ये एक हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, निरंकुश।
एब्सोल्यूट का मतलब होता है कोई ऐसा जिसके ऊपर किसी का भी वश न चले, कोई एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा राजा जिसके ऊपर न उसकी प्रजा का चलता है, न उसके परिवार का चलता है, न उसके मंत्रिमंडल का उसके ऊपर कोई अधिकार होता है, न ही चर्च का कोई अधिकार होता है, किसी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसा राजा, ऐसा राष्ट्र, राष्ट्र न कहकर हम कहेंगे ऐसा साम्राज्य निरंकुश कहलाता है। अब हम इस फिगर को ही समझते हैं। ये आप लिबर्टी को देख रहे हैं, इसके हाथ में टॉर्च एलिमेंट है और हाथ में एक चार्टर लिए हुए है। और यहाँ पर जो आप ये नीचे देख रहे हैं, जहाँ लोगों के पास में टूटे फूटे से पड़े हुए, देखिए ध्यान से देखने पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर राजा का मुकुट पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो ये लिखा हुआ है दी पैक्ट बिटवीन नेशंस, इसी के ऊपर देखिए 2-3 मुकुट पड़े हुए हैं, टूटे फूटे से पड़े हुए हैं। ये दरअसल वो एम्पायर हैं जो कि ख़त्म हो गए। कैसे ख़त्म हुए? लोगों के कारण, क्रांतियों के कारण ख़त्म हुए। लोगों ने राष्ट्र बनाने के लिए नेशनलिज्म के फीलिंग के द्वारा इन एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म किया। तो जो ये सौर्य का विजन था, इसको इसने एक नाम दिया यूटोपियन। इस विजन का नाम यूटोपियन था। क्या था इसके अंदर? दी पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, जो फोटो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हर राष्ट्र के अलग अलग लोग हैं। उनको हम कैसे पहचान सकते हैं? उनके हाथों में लिए हुए झंडे से, उनके पहनावे से हम पहचान सकते हैं कि ये अलग अलग लोग हैं। लीडिंग द प्रोसेसन वे द पास्ट स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ये सभी लोग स्टेचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजरते हुए जा रहे हैं। सबसे आगे लीड कौन कर रहा है? ये बातें ध्यान देने वाली बात है। सबसे आगे लीड कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहले से ही नेशन स्टेट बन चुके हैं। मतलब कि यूरोप में जब नेशनलिज्म की फीलिंग आई, जब यूरोप के बड़े बड़े राष्ट्र फ्रेंच, जर्मन, ये सब के यहाँ जब नेशन स्टेट की फीलिंग आई, उससे पहले ही कुछ देश ऐसे थे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर पहले से ही नेशन स्टेट बन गया था। नेशन स्टेट मतलब एक राष्ट्र बन गया था। अभी तक जो मैंने बताया उससे आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, कैसा नेशन स्टेट? जहाँ पर लोगों को उनका राइट हो, उनका अधिकार लोगों को मिलता हो, लोगों को आज़ादी हो अपनी सरकार चुनने का या अपने राजा को चुनने का। अपना अगर कोई राष्ट्र बनता है या अगर कोई राजा ही बनता है, तब भी वहाँ पर कुछ लोगों को अधिकार हो अपने मत प्रकट करने का, अपने हिसाब से चीज़ों को करने का, एक अपना खुद का झंडा हो, खुद की एक पहचान हो, वो लोग अलग अलग ना बटकर एक में रहें, तो इसको बोलते हैं नेशन स्टेट। अब आगे बात करते हैं हम फ्रांस आइडेंटिफाई बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। हम फ्रांस को कैसे पहचान सकते हैं? इस जो मार्च लोग कर रहे हैं इसमें फ्रेंच को कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे लोगों के पास ट्राई कलर लिए हुए हैं और वो अभी अभी जस्ट अभी अभी स्टेचू के पास में पहुँचे हैं। अच्छा, फ्रांस के पीछे कौन है? फ्रांस के पीछे हैं जर्मन लोग। जर्मन लोग कैसे पहचान सकते हैं? उनके हाथ में ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग है। इंटरेस्टिंगली ये बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि जो सारू ने जब ये इस इमेज को बनाई, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जब सारू ने इस इमेज को बनाया इसमें जर्मन पीपुल जो थे उनका कोई यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यानी कि वो छोटे छोटे ट्राइबल्स के ग्रुप में, छोटे छोटे समुदाय में विभक्त थे। एक पर्टिकुलर रीजन नहीं था जिसको हम बोल सकें कि जर्मन रीजन है। जैसे कि आपको पता होगा फ्रांस में ऐसा नहीं था, फ्रेंच लोगों का एक साम्राज्य था जिसको हम फ्रेंच एम्पायर बोलते थे। लेकिन इस समय जर्मनी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी सरूक ने ये समझा और कहा कि नहीं, जर्मन लोगों का भी आने वाले समय में एक अपना खुद का नेशन स्टेट होगा, इसलिए उसने जर्मन्स को भी आगे रखा। दी फ्लैग दी कैरी एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होस्ट इन 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। और हम देख सकते हैं कि आगे चल के इसी लिबरल सोच ने 1848 में जितने भी जर्मन बोलने वाले लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों में विभक्त थे, उन सब ने एक होकर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अपना एक नेशन स्टेट बना लिया। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स, अगर हम बात करते हैं फिर जर्मन पीपल्स के बाद कौन थे, इसमें फिर बाद में थे पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के लोग। द किंगडम ऑफ टू सेलेसिलीज लोम्बार्डी। अब ये किंगडम ऑफ टू सेलेसिलीज लोम्बार्डी मतलब इटली का एरिया है। पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, आपको पता है इंग्लैंड, आयरलैंड,
अलग अलग थे पहले, हंगरी एंड रशिया। अब केवल इतना ही नहीं, फ्रॉम द हेवंस, अगर हम देखें हेवन से भी ये लोग जो चीज़ें कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें गलत थीं। इस चीज़ों को फ्रेडरिक सरू ने सही बताने के लिए कहा कि हम जो भी कर रहे हैं नेशन स्टेट बनाने के लिए, इसको किसका सपोर्ट प्रदान है, किसका आशीर्वाद प्रदान है, क्राइस्ट का, सेंट्स एंड एंजल्स, इन सारी चीज़ों को, क्राइस्ट का, एंजल्स का, सेंट्स का यानी कि संत, एंजल मतलब फरिश्ते, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट भगवान, हर किसी का सपोर्ट प्रदान है। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज द फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और इसके जरिए उसने क्या कहा कि एक सिंबल है, जितने भी नेशंस हैं वर्ल्ड की, उनके अंदर एकता के एक सिंबल के रूप में काम करेगा। हम फिगर से अपने फिर से फिगर को देख सकते हैं एक बार समझने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले आगे आपके निकल चुके हैं अमेरिकन, ध्यान से देखिए पीछे की ओर, अमेरिकन और स्विट्ज़रलैंड। फिर मूर्ति के पास में ट्राई कलर में आपके फ्रेंच हैं, उनके पीछे आप देख सकते हैं ब्लैक और गोल्डन और कलर में एक ट्राई कलर लिए हुए जर्मन्स लोग हैं। ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो ऊपर जीसस क्राइस्ट हैं, एंजल्स हैं और अलग अलग संत हैं जिनका आशीर्वाद इसमें प्रदान है। और इन सब ने कहा है कि हम सभी लोग एक हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ इशूज विजुअलाइज्ड बाय शेरू फिगर 1। अब ये जो फिगर 1 में शेरू ने जो सपना देखा है उसके बारे में अलग अलग चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, नेशनलिज्म एमर्ज एज अ फोर्स विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। नेशनलिज्म एक ऐसा चेंज लाया, एक ऐसा बदलाव लाया, एक ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से यूरोप की जो लोगों की सोच थी और उसका पॉलिटिकल सिस्टम था पूरा का पूरा बदल गया। पूरा का पूरा इतिहास जो अभी तक का था, जो अभी तक का सिस्टम चलता आ रहा था, एक ऐतिहासिक सिस्टम था, जो सारे सिस्टम अब बदलने लगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इन सारी चीज़ों का रिजल्ट ये हुआ कि यूरोप में अब नेशन स्टेट इमरजेंस होने लगे। किसकी जगह? मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, जो अलग अलग तरीके के एम्पायर थे। जैसे कि अगर बात करते हैं फ्रेंच एम्पायर तो फ्रेंच एम्पायर के अंतर्गत स्पेनिश भी हिस्सा भी आ जाता था, उसके साथ साथ जर्मन का हिस्सा भी आ जाता था। तो था क्या, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, जर्मन्स भी थे, लेकिन सब किसके अंदर थे? फ्रेंच के अंतर्गत थे। उसको हटाकर अब पर्टिकुलर एक नेशन स्टेट बनेगा, यानी कि फ्रेंच लोगों का एक फ्रांस बनेगा, जर्मन लोगों का एक जर्मन बनेगा। आगे देखते हैं। The concept and the practices of modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory। अब ये जो ये जो नया नेशन स्टेट बनेगा, इनका एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया, कहा गया कि जो भी ये नेशन स्टेट बनेंगे इनके पास सेंट्रलाइज पावर होगी, यानी कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा या ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे जो पूरे के पूरे नेशन को एक सेंट्रलाइज रूप से कंट्रोल करेंगे। साथ साथ ही कैसे होंगे? सॉवरेन। सॉवरेन एक बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में। सॉवरेन का मतलब होता है कोई एक ऐसा चीज़, कोई एक ऐसा राष्ट्र जो आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से स्वतंत्र हो, यानी कि अगर उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको सोचना ना पड़े, वो स्वतंत्र हो। जैसे इंडिया की बात करते तो इंडिया एज ए सॉवरेन कंट्री, अगर हमको किसी भी, मान लीजिए हमको वियतनाम से संबंध रखना है तो उसके लिए हमको चाइना से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वी आर फ्री। अगर हमारे देश में हमको किसी पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लगानी है तो उसके लिए हमको किसी पीपल्स ग्रुप्स ऑफ पीपल या किसी भी कोई व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति या कोई संस्था, किसी के दबाव में सरकार नहीं आएगी, वो फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए। तो ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट था सॉवरेन का, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए कि हाँ ये हमारा एक एरिया है। और आगे बात करते हैं। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर कैम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री एंड टेंशन। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो लोग हैं वहाँ पर लोगों की मेजॉरिटी जो होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। केवल रूलर्स का नहीं, कि अगर बात करें तो पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर जो राजा है वो जर्मन है तो उसने उस एरिया को जर्मनी नाम रख दिया, जबकि वहाँ रहने वाले लोग फ्रेंच हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैसे होने चाहिए? उनकी जो कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, सब के सब जर्मन होने चाहिए, ज़्यादातर जर्मन होने चाहिए, क्योंकि तभी वो आपस में एक फीलिंग लेकर आएंगे अपने मन में
कि हाँ हम जर्मन के लोग हैं, हम अपनी टेरिटरी को अपने हिसाब से रूल करेंगे, अपने किसी जर्मन व्यक्ति को बनाएंगे, क्योंकि जब हमारा कोई जर्मन व्यक्ति ही राजा बनेगा या लीडर बनेगा, वही हमारे बारे में ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर से समझ सकता है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फॉक थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। और ये जो चीज़ें थी कि लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी आए, लोग अपने हिस्ट्री को शेयर करें, आपस में एक रहें, ये अचानक से नहीं आई कि एकाएक आ गई चुटकी बजाए और हो गया, ऐसा नहीं हुआ। एक लंबा समय लगा, क्योंकि जो जर्मन ही बोलने वाले थे वो खुद ही पहले अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। मैं यहाँ जर्मन एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब आप पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल के जरिए अब दोबारा से जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो इसी चैप्टर में हम इसीलिए पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग नेशन स्टेट का डेवलपमेंट हुआ और नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे यूरोप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले की, एक यूरोप को मॉडर्न यूरोप बनाने का। जो यूरोप अभी तक पहले था नेशनलिज्म के आने के पहले, उसमें और आने वाले यूरोप में बहुत सारे अंतर होंगे। सो यहाँ पर फ़िलहाल हम अपने इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आप इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, खासकर एग्जाम्पल्स के ज़रिए को रिलेट करने की ज़रूरत है। आपस में चीज़ों को कनेक्ट करिए, एक बार फिर से रिवाइज करिए, वीडियो को दोबारा से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर उसको बताइए। थैंक यू सो मच।